गुड इवनिंग। मैं अंशुल सिंह तोमर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आज इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का लेक्चर 4 लेके आया हूं। तो आज की जो ये क्लास है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें आज हम अर्थ समिट पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ समिट है क्या, क्यों पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कब कब इनकी कॉन्फ्रेंसेज हुई है, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे पहले ना मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि किस किस चीज में वो कितना कितना पढ़ना है, कितना कितना जानना है। बस उतना मैंने आपको उसके अंदर लिख के दिया है जिसका आप बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। मैं अभी हटूंगा और आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं फिर इसकी डिटेलिंग करूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आप सिर्फ रट के जाओगे तो मेरे ख्याल से फिर ये काम का नहीं है, आपको रटा हुआ ज्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका बेसिक्स में जाओ। आपके बेसिक्स में जाने से फायदा ये होगा कि बहुत सारे डिजास्टर पे क्वेश्चन, जैसे 2017 का क्वेश्चन है, 2016 और 17 दोनों में ही डिजास्टर पे क्वेश्चन आया हुआ है। डिजास्टर कैसे, जैसे चेरनोबिल का क्वेश्चन आया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, ये सारी चीज, भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक दो और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इंडियन हिस्ट्री में, पर अगर उन्होंने चेरनोबिल को अगर टच कर दिया है तो ऐसे 5-6 इंसिडेंट और हैं पूरे वर्ल्ड में जो आपको पता होना चाहिए। आप करंट अफेयर्स अगर देखें तो रशिया में, ठीक है, सबको पता है कि रशिया में अभी बहुत सारा, मतलब एक टैंकर से बहुत सारा डीजल का रिसाव हो गया है, लीकेज हो गया है, जिसको हम लोग ऑयल स्पिल कहते हैं। ठीक है, तो वो जो सिटी है जिसके पास ये टैंकर का लीकेज हुआ, वो सिटी का नाम इंपॉर्टेंट है। जिस रिवर में वो पूरा हुआ है, जो पूरा स्पिलेज हुआ है, डीजल गया है, वो रिवर का नाम इंपॉर्टेंट है। फिर वो रिवर ना एक कैनाल, वो कैनाल के थ्रू वो एक लेक से जुड़ती है, वो लेक फिर एक और रिवर से जुड़ती है, और वो रिवर जाके सी से जुड़ती है, और वो सी जाके आर्कटिक ओशन से जुड़ती है। और तो ये सारी की सारी जो चेन है ना, इनके नाम हमको पता होना जरूरी है अगर आपको फ्यूचर में और अच्छे बड़े बड़े सीजीपीएससी जैसे और बड़े बड़े एग्जाम्स अगर देने हैं तो। इसमें तो है ही, ये भी सीजीपीएससी का लेवल है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेलिंग हम करने वाले हैं। और एक और चीज टच कर देता हूं, जैसे अभी मैड्रिड में अभी हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट को जब 2016 में साइन किया, ठीक है, तो अमेरिका को बुलाया, अमेरिका आके तैयार भी हुआ। तो अभी मैड्रिड में हम लोगों ने एक कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस की जो कि सबसे लंबी कॉन्फ्रेंस चली, ठीक है, हम लोगों ने याद भी किया है उसको डेट्स के साथ में, मैड्रिड। तो वहां पर वो कॉन्फ्रेंस फेल हो गई है, तो हमको रीजंस पता करने हैं कि क्यों फेल हो गई है, कौन सी कंट्री ने सपोर्ट किया है, कौन सी कंट्री बाहर, वो पूरा करंट अफेयर्स है और ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो, तो हम आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको पढ़ना है अर्थ समिट, तो हम पहले अर्थ समिट खत्म करेंगे, देन इस क्लास में ही क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से डीप में बताया जाएगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल से ही पेरिस एग्रीमेंट आया है, और पेरिस एग्रीमेंट की वजह से ही मैड्रिड में जो कॉन्फ्रेंस हुई है दिसंबर 2019 में वो हुई है, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो चलो हम अपना पहले बेस बना लेते हैं, प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म क्रिएशन में हमको अर्थ समिट पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थ समिट में सबसे पहली चीज आप लोग ये चीज जान लीजिए कि ये डेसिनियल है। ठीक है, डेसिनियल मतलब ये हर 10 साल में, इसकी जो मीटिंग है वो हर 10 साल में होती है। तो अर्थ समिट की मीटिंग हर 10 साल में होती है। पहली मीटिंग कब हुई? 1972। अब आपको याद करना बहुत प्रॉब्लम लगेगा, ठीक है, कि 1972 में हुई है, आपको याद कैसे रहेगा? तो ना आप एक काम करना, अच्छा, आपको अगर पिछली क्लासेस याद हैं तो किसी को याद है कि पहली कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई थी, कब हुई थी? किसी को अगर याद है तो, अगर आपको कहानी याद है तो आपको याद है ये मैंने रामी सार लिखवाया था, मतलब रामी वेट लिखवाया था, और वो जो टेबल बनाई थी वो क्या, 1971। तो पहली कन्वेंशन रामसार ईरान में वेटलैंड्स के ऊपर हुई थी 1971 में। वो हम लोगों ने ट्रिक से, कहानी से याद कर लिया था। तो एक तरीके से कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंसेस, पूरा सारे के सारे देश आपस में मिलके काम करना चालू कर दिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को देखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो अचानक से क्या हो गया 1972 के पहले? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, 1972 में फिर हम लोगों ने सेकंड हुआ, 1982, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये रियो में पहली बार, ठीक है, रियो में पहली बार 1992 को हुआ। और आप लोग देखोगे अगर ये कभी अर्थ समिट से ना क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में क्वेश्चन क्या आया था कि रियो +10 कहां हुआ था? तो देखो, रियो में, रियो ये क्या है, रियो समिट, शॉर्ट में इसे रियो समिट बोलते हैं। ये क्या है? रियो +10, 10 साल बाद। और ये 2012 में जो रीसेंट अर्थ समिट हुई है उसको क्या बोल रहे हैं? रियो +20। रियो में जो पहली समिट हुई थी उससे 20 साल बाद। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है
ठीक है, एसीएफ में अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो पता होगा आपको, तो हर 10 साल से आपको याद हो जाएगा। पर अगर आप जब हम लोग डीप में जाएंगे ना, तब देखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। 1982 को नहीं पढ़ना हमको, 2002 को नहीं पढ़ना हमको इतना डीप में, ये 1992 इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, 2012 को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। पक्का कुछ ना कुछ इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसने हमारी ह्यूमैनिटी को डरा दिया है। हम डर गए हैं कि यार पता नहीं हम जिंदा रह भी पाएंगे कि नहीं, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं। अब ये इन्वायरमेंट हमारे आगे बच्चे, मतलब हमारे आगे जनरेशन देख भी पाएंगी कि नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े होंगे आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट करें कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम अपनी आगे की जनरेशन के बारे में भी सोचें। ठीक है, तो ये जो एरा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना मेरा एनालिसिस है, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, इस एरा से क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं डीप में जाऊंगा ना तब बताऊंगा। ठीक, तो चलो आपको ये डेट्स, ईयर्स याद हो गए होंगे और आप लोग रट भी चुके हो कि अर्थ समिट 1972 में पहली बार हुई थी। ठीक है, पहली समिट कब हुई, 1972 में। कहां हुई, स्टॉकहोम। ठीक है, अब ये स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये वहां से मत जोड़ देना जो 2004 में हुआ है, स्टॉकहोम और रॉटरडैम वाला। जिनको कहानियां याद है उनको क्लियर याद हो गया है। स्टॉकहोम में पीओपी के ऊपर हुआ है और रॉटरडैम में क्या हुआ है, केमिकल्स के ऊपर है, पता ना, रॉटन केमिकल्स, पॉपकॉर्न। ठीक है, जिनको कहानी याद है वो पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं, कहानी समझ के पूरा उनको दिख रही होंगी ये सारी चीज। वो कहानी 2004 की थी। स्टॉकहोम में सबसे पहला कन्वेंशन कहां हुआ, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्वीडन में है जो कि 1972। सेकेंड नैरोबी, थर्ड रियो द जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, और 2012 में जो रीसेंट अभी अर्थ समिट हुई है वो क्या है, रियो द जेनेरियो में 2012 में। ठीक है, कौन सी कन्वेंशन किस चीज के लिए हमें याद रखनी है वो देखो। 1972 में पहली बार हुआ था, बस इसलिए याद रखना है। ठीक है, 1982 जो नैरोबी में हुआ, ठीक है, वो इसलिए याद रखना है क्योंकि इसको हम लोग ऑफिशियल कंसीडर नहीं करते हैं। हम ना 1982 में जो दूसरी अर्थ समिट हुई है ना, उसे ना ऑफिशियल कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ना आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिटीज के नाम से आ सकते हैं, ईयर्स के नाम पे आ सकते हैं, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के नाम पे आ सकते हैं कि कौन सी समिट कौन सी जो समिट थी जब लोग मिले थे सब लोग, वो ऑफिशियल नहीं थी। ठीक है, तो वो कौन सी थी, दूसरी 1982 वाली ऑफिशियल नहीं थी। अब थोड़ा सा रीजन में जाएंगे। ठीक है, ये उसका रीजन है कि क्यों ऑफिशियल नहीं दिया गया था। ठीक है, अब 1992 में रियो द जेनेरियो ब्राजील में ये सबमिट हुई। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब ऐसा कुछ हो गया सबके सब एकदम ना, पूरे कंट्रीज भाग भाग के 176 192 सारी कंट्रीज भाग भाग के आई, मिली एक ही, मतलब बोलते ना एक ही रूफ के अंदर में सभी वर्ल्ड लीडर्स आके बैठ रहे थे। और क्यों, ये ट्विस्ट है, यही तो सस्पेंस है, लास्ट में हम बताएंगे अभी क्यों। अब देखिए, प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि हमको 4 डिफरेंट एजेंसीज बनानी पड़ गई, 4 डिफरेंट पार्ट्स करने पड़ गए कि भाई UNCED, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, इतना याद रखो, यूनाइटेड नेशन और सी का कन्वेंशन, बस सी इतना याद रखो। आपको याद करना है सिर्फ ईडी क्या है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एक ऐसा ब्रांच बनी जो कि हमारे मतलब डेवलपमेंट कैसा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर ये कॉन्सेप्ट 20 साल बाद आया कि डेवलपमेंट कैसा, सस्टेनेबल। ठीक है, तो सस्टेनेबल जो वर्ड है वो 2012 में आया है डेवलपमेंट में। हम लोगों ने पहले क्या सोचा, इन्वायरमेंट को देखते हुए डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और वो धुआं आपके पूरा क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एनिमल्स मर रहे हैं, हमारी हालत खराब हो रही है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को देखते हुए डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, UNCCD क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन। हमको किसको कॉम्बैट करना है, किससे लड़ना है, डिजर्टिफिकेशन से लड़ना है। मैंने आपको बताया था अभी रिसेंट में कहीं हुआ है, अगर किसी को याद है तो सोच लेना। ठीक है, अगर तुम मेरे बोलने से पहले सोच पा रहे हो मतलब हिट हो। ठीक है, तो डिजर्टिफिकेशन ये एक एजेंसी क्रिएट हुई। कब क्रिएट हुई, मतलब इनका प्रस्ताव रखा गया, पूरा एग्रीमेंट साइन वाइन ये 1992 में हुए, लेकिन इनको बन के इनके जो कुछ लीगल लॉज, लीगल जो क्रिटिकल क्लॉजेस होते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसा नहीं करोगे तो आपको ये पेनल्टी लगेगी, ये सारी चीजों में ना 2-2, 3-3, 4-4 साल इनको टाइम लगा। लेकिन ये सब चीजें आई कहां से, 1992 रियो की पहली समिट, और अर्थ समिट की कौन सी अर्थ समिट, तीसरी अर्थ समिट। ठीक है, तो ये रहा। तो जिनको आगे होगा याद, तो अभी हाल ही में 2019 में हमारी कहानी का लास्ट पार्ट दे वाला जो था कि दिल्ली में
डेजर्टिफिकेशन के ऊपर कन्वेंशन, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई है 2019 में, ठीक है। फिर कन्वेंशन टू बायोडायवर्सिटी ये हुआ, बायोडायवर्सिटी के ऊपर भी पहली बार वर्ल्ड में, पहली बार बायोडायवर्सिटी को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर यूएनएफसीसी, एफसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशन। अब ये जो है ना सी, ये कन्वेंशन है, ये सीसी क्या है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, मतलब ये जो बना है ये क्लाइमेट चेंज है। अब एक चीज ध्यान दो, मैं थोड़ा पहले से बता रहा हूं, ये यूएनएफसीसी क्या है? ये सिर्फ किसको देखेगा? क्लाइमेट के चेंज को देखेगा। इसी की वजह से सब लोगों ने मिलके जापान में जाके, जो क्योटो में जो कुछ हुआ है ना, क्योटो किसको टारगेट किया है? क्लाइमेट चेंज को। याद करो, फिर से कहानी याद करो, क्या बताया था कि वो जो ड्राइवर था वो क्या जपना चालू करता था? क्योम क्लीम, क्योम क्लीम, क्यों मतलब क्योटो, क्लीम मतलब क्लाइमेट। तो क्योटो में किसकी वजह से, किस चीज के ऊपर हम लोगों ने कन्वेंशन किया, मीटिंग की? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो यूएनएफसीसी के बनने के बाद कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ बहुत सारी चीजें साइन हुई, और एक जो पहला मतलब अच्छे लेवल का सभी लोगों ने आके माना, हाँ क्लाइमेट चेंज पे हम भी साथ में काम करेंगे, सारी बातें मानेंगे, वो था क्योटो में, ठीक है। फिर यहां तो हम आएंगे बाद में। और ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस। फिर जोहानसबर्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन, जो बायोडायवर्सिटी को बचाने की जो बातें की गई थी 1992 में, साइन वाइन करके हम सब समझ के आ गए कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो यहां से जब उठ के हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब लोगों ने सोचा, तो ये लोग क्या किए, 10 साल लिए, और ये लोग क्या मतलब पूरा के कैसे कमिटीज बनेंगी, क्या क्या नए नए सेंटर्स बनेंगे, हेडक्वार्टर्स बनेंगे, ये सारी चीजें जो एक सेपरेट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, कि जब कितने सारे डिपार्टमेंट्स और बोर्ड्स बने हैं, ठीक है। वो सारी चीजें सोच के 2002 जो नेक्स्ट रियो समिट थी, रियो +10, वहां पे इंडिया ने अपना इंडियन बायोडायवर्सिटी एक्ट को निकाला था। 10 साल बाद वर्ल्ड में निकला था, कब? 92 में। 10 साल बाद रियो +10 में निकला किसका? इंडियन बायोडायवर्सिटी एक्ट। ये सिर्फ इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 2012 क्योंकि रिसेंट है, रियो दे जनेरियो, यहां एक और निकाल दिया, CSD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब यहां जो सिर्फ डेवलपमेंट था, अब वो बोल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करो ऐसा कि डेवलपमेंट भी हो, और जो तुम चीज जो यूज कर रहे हो, जो एनवायरमेंट यूज कर रहे हो, सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, ये तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिल पाए, ठीक। और अब ये रीड ओनली मैंने इसलिए लिखा है, देखो, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को अब टेंशन होने लगेगा कि यार कितना सारा याद करें, ये 4-5 तो यहीं बता दिया हूं मैं। याद नहीं करना है आपको सिर्फ रीड करना है। और एक ट्रिक को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक सिंपल सी एक एक्सपेरिमेंट को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिनको याद करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। 24/7 31 रूल बनाया गया है, जिसमें यह बोलता है कि आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, जो आप याद करते हो, परमानेंट मेमोरी में तो डाल लेते हो, और सोते ही टेम्पररी में सिर्फ उसका 50, फिर धीरे धीरे वो वैनिश होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। तो उससे बचने के लिए ना, आप अगर इस प्रिंसिपल पे चलो, आप जो पढ़ रहे हो हर दिन का डाटा बनाओ, और उसको ना जैसे एक दिन पढ़ के खत्म किए, उस चीज को ना 7 दिन बाद डायरी में लिख दो कि आपको ये चीज इस टाइम तक रिवाइज कर लेनी है। अगर वो टाइम कट गया, अगर वो टाइम क्रॉस हो गया, तो फिर आपकी वो जो मेमोरी है ना, वो फिर सीधा 10% वो पूरा डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगी। मतलब रिकॉल नहीं कर पाओगे वो सारी चीजें, ठीक है, याद नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, जैसे मैंने आज कोई चीज पढ़ी है, मैं पढ़ने के बाद अच्छे से समझूंगा उसको, 3 बार सिर्फ रीड करूंगा, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे फिर रिपीट करूंगा, फिर मैं टाइम लगा के रख दूंगा कि इस डेट से पहले, इस टाइम से पहले मुझे ये एक बार और पढ़ना है, 7 दिन, फिर वही सेम चीज 31वें दिन। तो ऐसे करोगे ना, जिंदगी भर के लिए कोई भी चीज आपको याद हो जाएगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये सीधा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, उनकी रिपोर्ट है। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा डीप में जाते हैं। तो अर्थ समिट ये करना क्यों जरूरी हुआ, क्यों जरूरी पड़ा? तो मैं ना कुछ ईयर्स, क्योंकि शायद आप लोग में से कुछ लोग लिखना चाहेंगे इसको, तो ना मैं सिर्फ ईयर लिख दूंगा मैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, सुनना बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं सारी चीजें लिखूंगा नहीं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 1952 में कुछ हुआ था। 1952 में क्या हुआ था, यह जाना जाता है लंदन फॉग के नाम से, ग्रेट लंदन फॉग, ठीक है। फिर 1953 बहुत फेमस हो गया था लव कैनाल के ऊपर, ठीक। फिर चलो मैं इन दोनों को बताता हूं। और फिर 1984 और 1986 में तो दुनिया ही बदल गई, जो सब सुपर हीरोज थे ना, सब जमीन पे आ गए, ठीक है। तो देखो,
हुआ ये था 1952 में एक लंदन फॉग हुआ। लंदन फॉग मतलब लंदन सिटी में इतना ज्यादा उन लोगों ने पोल्यूशन कर लिया था कि वो आप जैसे अभी जो दिल्ली की कंडीशन है उससे भी एक्सट्रीम कंडीशन किसकी थी, लंदन की। वहां पर दिन में कोहरा छा जाता था। आप लोगों ने लंदन स्मॉग, लंदन फॉग पढ़ा होगा केमिस्ट्री की बुक में, जब आप एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे होंगे। केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक में भी इसको दिया हुआ है। ठीक है, उस टाइम पे होता है क्या है, पोल्यूशन ऊपर जाता है, सारे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर और भी बहुत सारे, ठीक है, ये सब जब वाटर मॉइस्चर से मिलते हैं तो फिर जाके क्या करते हैं, दिन के समय ही वो कोहरा, वो मिस्ट फॉर्म, हल्का सा फॉग वाला फॉर्म देते हैं। तो लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया, तो बहुत लोग मरे थे, बहुत लोग बीमार हुए थे। ठीक, तो 1952 यूरोपियंस जो थे उनकी हालत खराब। अब यूरोपियन तो थोड़ा सा सरेंडर करने लग गए। अच्छा, अब 1953 में क्या हुआ, 1953 में और फिर एक टेंशन आई, ये अमेरिकन के लिए आई। 1953 में लव कैनाल, जो कि कहां है, न्यूयॉर्क, जो नायग्रा फॉल्स है, नायग्रा फॉल्स से कनेक्टेड एक कैनाल थी। ठीक है, उस कैनाल में क्या किया इन लोगों ने, खाली करवा के कैनाल में ना, वहां एक 1920 के आसपास, ठीक है, 1920 के आसपास वहां की एक मेगा सिटी, एकदम वर्ल्ड क्लास सिटी, एडवांस सिटी बसाने की कोशिश की। अब सिटी, इतनी बड़ी सिटी करोगे तो सिटी में बहुत सारा वेस्ट निकलता है, तो उनको ना वेस्ट को डंप करना था, कहीं गाड़ना था, कहीं कुछ ठिकाने लगाना था। तो उन्होंने क्या चुना कि हम लोग इस कैनाल में ही ना इस पूरी सिटी का डंपिंग करना चालू करेंगे। तो 1920 से वो काम करना चालू किया। अब वो खाली जमीन थी, कैनाल का पार्ट था। 1940s में वो किसी एक केमिकल कंपनी को बेच दिया। तो केमिकल कंपनी क्या करने लगी, साइड में केमिकल कंपनी बनी और उसने अपने इतना सारा केमिकल जो वेस्ट होता था, वो डाइज, परफ्यूम्स, ये सब बनाती थी, तो पूरा जो वेस्ट है वो भी उसमें डाल दिया और डाल के डंप करके उन लोगों ने बंद कर दिया। अब हुआ ऐसा, धीरे धीरे वहां पे पता चला कि डाटा में कि वहां के लोग, स्पेशली उसी सिटी के लोग, न्यूयॉर्क में अचानक से लोग बीमार होना चालू हो गए और बहुत गंदा, मतलब कैंसर हो रहा है उन लोगों को। ठीक है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना चालू हुई। तो पता चला कि ये जो चीज है ना, वो टॉक्सिक जो केमिकल्स वेपर के फॉर्म में उस जमीन से जो निकल रहे हैं, वो लव कैनाल का नाम दिया गया। फिर पता है 1953 की कहानी है, जब 1953 में लोगों को पता चला रही है इसकी वजह से हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे ये न्यूज निकल के आई। ठीक, फिर उसके बाद में उसको साफ कराने के लिए सोचा, अब वो डालेंगे कहां, तो फाइनली जाके 2004 में ये पूरी कैनाल साफ हुई है अभी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ना ऐसे ये 2-3 इवेंट्स, फिर कुछ जैसे यूएसए है, वो एक एजेंट ऑरेंज, अगर आपने सुना होगा तो, एजेंट ऑरेंज असलियत में इसमें क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का छिड़काव, वियतनाम से यूएसए की लड़ाई चल रही थी, इन लोगों ने जाके वियतनाम के पूरे सोल्जर, पूरी आर्मी के ऊपर वो केमिकल्स, पेस्टिसाइड छिड़क दिया। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन इसका विरोध, इसका अपोजिशन में बाकी सारी कंट्रीज खड़ी हुई कि इस टाइप का केमिकल वॉरफेयर नहीं करना है आपको, ये इलीगल है, बहुत गलत है। तो ऐसी चीजें होना चालू हो गई थी कि कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। तो इन सबको बचाने के लिए ना मिलजुल के सारे देश 1972 में आए। कंडीशंस ऐसी थी, ठीक है, लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम, तो बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थी इस टाइम पे। तो 1972 में ये हुआ। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो 1984 में सबको याद होगा 2 या 3 दिसंबर, 2-3 दिसंबर, याद है किसी को, भोपाल गैस ट्रेजेडी ये हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड। वो क्या बनाती थी, कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, उसका यूज किस में किया जाता था, यूनियन कार्बाइड का एक पेस्टिसाइड कंपनी थी, वो पेस्टिसाइड बनाती थी जिसमें इस गैस को यूज किया जाता था। ठीक है, तो वो क्या किए, बस वो लीक हो गई। वो लीक होने की वजह से भोपाल में बहुत सारे लोग मरे। ठीक है, अलेक्जेंडर उसका था ओनर। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी तक भी केस चल रहे हैं। ठीक, केस चल रहे हैं, कुछ लगातार चला रहे हैं। ठीक है, वो डेट्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट हुए थे। फिर 1986 ये चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट, यहां लीकेज हुआ था, यह विस्फोट हो गया था ये पूरा। ठीक है, अब यहां जो प्रॉब्लम हुआ, यहां जो ब्लास्ट हुआ, यहां जो लीकेज हुआ, ठीक है, उसकी वजह से यूक्रेन में है चेरनोबिल, यूक्रेन में 1986, याद रखेंगे आप लोग। तो ये 2 ऐसे मेन इवेंट्स हैं, हुए बहुत कुछ हैं, लेकिन ये 2 मेन इवेंट्स हैं कि जो नायरोबी में जो ये थोड़ा सा ढीलापन चला था ना कि ऑफिशियल नहीं कर रहे हो, बैठेंगे नहीं, लोगों की अकल ठिकाने आ गई और 1992 में ढंग से बैठे और अब देखें कि भाई एनवायरमेंट भी बचाना है,
ठीक है, डेवलपमेंट करो, आप फैक्ट्रीज लगाओ, लेकिन आपकी जो वो गैसेज हैं वो इन्वायरमेंट, ह्यूमंस, एनिमल्स, एयर, सब कुछ खराब कर रहा है। ठीक है, फिर ये सारी चीजें यहीं पे सामने निकल के आई, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे लिए रियो इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत सारी कंट्रीज की कंडीशन बहुत डाउन थी, इंडिया की तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे रिसेशन जब पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, उस टाइम पे रियो ने साथ दिया और रियो बोला कि मैं करूंगा, पूरी फंडिंग की, इतने सारे लोगों का आने का खर्चा वर्चा सब रियो संभालना चालू किया। तो इसीलिए ना रियो को इंपॉर्टेंस दी जाती है अर्थ समिट में। ठीक है, तो फिर ये चला 10 साल बाद, आपको बता चुका हूं 2012, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें, भले ही ये सब ना पढ़ें, क्योंकि ये तो आगे के लेक्चर्स में हम सेपरेट, जो आगे लेक्चर आने वाला है वो इंटरनेशनल और इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो हाँ, बस आप मेरे को ना कमेंट करके पहुंचा देना कि सर मैं आपको मटेरियल दूं, समझाऊं, या फिर आपको ट्रिक्स भी चाहिए उसको याद करने की, तो ये चीज क्लियरली मुझे बता देना। ठीक है, तो चलो, ये हमारा अर्थ समिट यहां पे खत्म होता है। अभी मैं वीडियो पॉज करने जा रहा हूं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या तो पॉज करके लिख लें जल्दी से इसको, क्योंकि मैं फिर क्योटो प्रोटोकॉल पे आ रहा हूं, मैं उसको समझाऊंगा अच्छे से। चलो, हाँ, तो हम लोगों का अभी अर्थ समिट हो गया है। ठीक है, तो अर्थ समिट में जितना बताया हूं सिर्फ उतना उतना मेन आप पढ़ना, बाकी सब रीडिंग करके सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ो आप, क्योंकि बस सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा आपको बताया हूं वो सिर्फ इसलिए है, फीलिंग होगी, फीलिंग क्रिएट होगी, और आगे जाके अगर बड़े एग्जाम देते हो ना तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इसके अंदर जितना लिखवाया हूं सिर्फ उतने को बार बार आपको रीड करना है। ठीक है, और जिस पे मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के लिखाऊं, बड़ा लिखाऊं, अलग कलर से लिखाऊं, वो चीजें आपको बार बार रीड करोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाना है। ठीक है, तो अब चलो हम लोग आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पे। तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में हुआ था, कहानी के हिसाब से याद होगा। ठीक है, अब क्योटो प्रोटोकॉल से फिर हम लोग जाएंगे पेरिस एग्रीमेंट में, जो कि 2016 में हुआ था। ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल का मेन एम क्या था? कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग। अभी आप लोग पूछोगे कार्बन ट्रेडिंग क्या है, बताऊंगा अभी कार्बन ट्रेडिंग क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ना सिर्फ एक सजेशन था, तो आप समझ लो, क्योंकि मेरे को ये दो समझाने हैं आपको। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक सजेशन था, वो भी कब बना था? जब, जैसे आपने पढ़ा अभी 1992 में रियो में सबमिट हुई थी, तो जहां पर UNFCCC के बनने का प्रावधान ये पूरा रखा गया कि इसको बनना चाहिए, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन फॉर, अब इस एफ को हम लोग क्लियर कर लेंगे, ये क्या? कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। ठीक है, ये हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा मैं इसको। तो यहां UNFCCC बना, सीसी बना, तो 1995 में इसकी पहली मीटिंग हुई। कहां पर? बर्लिन में, जिसको ना इन लोगों ने एक नाम दिया, क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का मतलब क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो पहला था वो, तो पहली कब हुई थी? 1995 में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये आपको समझना है, ये UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ठीक है, सिर्फ इसको समझना। अगर मैं ये सिर्फ इसलिए बताया हूं कि कभी COP का नाम अगर जैसे दिख जाए आपको तो समझ जाना कि ये है क्या। जैसे पेरिस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? COP21। किसका COP21? UNFCCC का COP21 पेरिस एग्रीमेंट का कोड है। ठीक, तो चलो क्योटो प्रोटोकॉल पे आते हैं। 2005 में तो क्योटो प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा फोकस किसको करता है? डेवलप्ड नेशंस को। क्यों डेवलप्ड नेशंस को? क्योंकि 1750 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने। सऊदी अरेबिया अभी तक कर रहा है, तेल निकालता है, इतना सारा पूरा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। तो डेवलप्ड नेशंस को टारगेट किया और उनको क्या बोला कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो कैटेगरी बना दी। इस पूरे प्रोटोकॉल में दो एनेक्स्चर, दो लिस्ट बनी थी। एनेक्स्चर फर्स्ट थी डेवलप्ड नेशन के लिए और सेकंड थी डेवलपिंग नेशन के लिए, जो डेवलप हो रहे थे। इंडिया और चाइना को डेवलपिंग नेशन में रखा गया। तो ये बोला गया कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने बहुत फायदा उठा लिया है, बहुत एमिशन कर दिया है। अब क्या है? अब उन लोगों को डेवलपिंग नेशन का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो डेवलपिंग नेशंस को बहुत सारे फायदे होने वाले थे इससे। अब देखो क्या हुआ, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये क्या है? कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की, क्या? कि एनवायरमेंट के प्रति भी थोड़ा जागरूक रहो, उसको एकदम ज्यादा खतरनाक तरीके से तुम लोग एकदम बिना सोचे समझे यूज मत करो। तो एनवायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की क्या थी? कॉमन बट डिफरेंट। रीजन, डेवलप्ड नेशन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और डेवलपिंग के लिए थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है,
इसका गोल क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो 1990 के लेवल पे है। अब 1990 को ही क्यों चुना? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल किसकी वजह से आ रहा है? यूएनएफसीसी की वजह से। यूएनएफसीसी कब बना? 1992 में। तो उस टाइम का इन लोगों ने लेवल लिया, 1990 का लेवल लिया, और 2005 में बना। 2005 के बाद अगली अर्थ समिट कब होगी? रियो, ठीक है, वो भी 2012 में। तो इन्होंने बोला 2012 तक ना हम लोग, इन्होंने सोचा शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, 2005 में एग्रीमेंट बनेगा, क्या पता अगले ही साल हम लोग साइन वाइन करके सब कुछ करके अगले 6 सालों में इतना कम कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कितना काटना है? इतने टाइम में इनको 2012 तक 5.2%, ये इनका एम था कि सोचा था हो जाएगा शायद। ठीक है, तो और फिर आगे चल के ना इन लोगों ने, जैसे ये एग्जांपल दिया हूं मैं कि जैसे यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है, उसको बोला था कि आपको 7% रिड्यूस करना है कार्बन, जो जैसे मतलब जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज यूएसए में है, वो अगर एक साल में 100 केजी का कार्बन एमिशन करता है, कार्बन एमिशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और उससे रिलेटेड और भी ग्रीन हाउस गैसेस, तो वो अब कितनी होनी चाहिए अगले साल? 93। 7% का क्या हो जानी चाहिए? कमी। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन को 8%, सबसे ज्यादा किसको बोला गया कटिंग करने के लिए? यूरोपियन यूनियन को। तो ये प्रोटोकॉल में सिर्फ समझा गया था कि हाँ ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये बातें थी कि हम लोगों को ऐसे ऐसे करनी है। अब इसमें ना आपको एक चीज और बता दूं, कार्बन ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, ये बहुत पहले से मैं यूज कर रहा हूं। जैसे अब वो परी, उसके अंदर कार, फिर वो जो लड़का है वो दे के बाद में क्या मांगता है? कार। तो वो जो कार है वो क्या मैं बोला हूं? कार्बन ट्रेडिंग थी वो। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? देखो, क्योंकि डेवलप्ड नेशन ने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, तो कार्बन ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर मतलब एक लिमिट होगी, लिमिट ऑफ कार्बन एमिशन, कि हर नेशन की, चाहे वो डेवलप्ड हो, ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलपिंग हो, दोनों टाइप के नेशंस के लिए एक लिमिट सेट करेंगे कि आपको ना, जैसे मान लो इंडिया के लिए कुछ एक लिमिट दे दी, पाकिस्तान के लिए अलग लिमिट, यूएसए के लिए अलग लिमिट, चाइना के लिए अलग लिमिट, तो सबकी लिमिट सेट की जाएंगी कार्बन एमिशन की। और अगर कोई ज्यादा करता है तो उसको, जितना उसने ज्यादा किया है उसको वो क्या कर देगा? दूसरों को देगा। अब किसके बदले में देगा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हम लोग मान लेते हैं यूएस और ये मान लेते हैं इंडिया। ठीक है, यूएस की लिमिट है 1000 की और इंडिया की लिमिट है मान लो 1500 की, ये लिमिट है। पर एक साल में इसने 1000 से क्या कर दिया? 2000 खर्च कर दिए। मतलब इसको कितना, मान लो 2000 केजी ही कार्बन को ये एनवायरमेंट में एक साल में डाल सकता था यूएसए, पर उसने अगले साल कितना डाल दिया? 2000। कितना एक्स्ट्रा किया? 1000 एक्स्ट्रा खर्च किए ना इसने। ठीक है, और इंडिया क्या करता है? 1500 की जगह सिर्फ 800 खर्च करता है। ठीक है, तो इसने कितना कम किया? 1500 कर सकता था ये, लेकिन इसने कितना खर्च किया? 800। तो कितना बच गया? 700। तो पता है अब यूएसए को क्या करना पड़ेगा कि ये जो एक्स्ट्रा जो 1000 है जो ये बच गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्योटो यूनिट्स। इसका नाम रखा गया क्योटो यूनिट्स। क्योटो प्रोटोकॉल में डिसाइड हुआ था ना, तो इसका नाम क्या रख दिया? क्योटो यूनिट्स। मतलब हर एक नेशन को एक लिमिट देंगे कि आप इतनी यूनिट खर्च कर सकते हो, इतना यूनिट कार्बन को एनवायरमेंट में डाल सकते हो हर साल। पर अगर आपने उससे ज्यादा खर्च किया तो आपने जितना ज्यादा खर्च किया होगा आपको वो दूसरे देशों को देना होगा। ठीक है, अब वो दूसरे देश क्या होंगे? मतलब दूसरे देश डेवलप्ड भी हो सकते हैं और डेवलपिंग भी हो सकते हैं। तो पहले आप ये समझो क्योटो यूनिट्स क्या है। तो क्योटो यूनिट्स वो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं। क्योटो यूनिट्स आर दोज एक्स्ट्रा यूनिट्स विच अ नेशन यूजेस अबव और बिलो। अगर डेफिनेशन लिख रहे हो, जैसे इस यूएसए ने क्या किया? 1000 क्योटो यूनिट्स एक्स्ट्रा खर्च की। इंडिया ने क्या किया? 700 क्योटो यूनिट्स कम खर्च की। तो इनको नाम दिया गया क्योटो यूनिट्स का। तो चलो क्योटो यूनिट समझ में आ गया। अब मैं ना यूएसए के साथ में एक और एग्जांपल रख रहा हूं, इंडिया के अलावा जर्मनी। ठीक है, अब जर्मनी का लिमिट है मान लो 1000। ठीक है, जर्मनी की कितनी लिमिट है? 1000। पर उसने एक साल में कितना खर्च किया? उसने 1300 खर्च किया। ठीक, सॉरी 1300 नहीं, उसने 700 खर्च किया। तो अब ध्यान से देखो इधर, अब यहां पे क्या है? यूएसए 1000 खर्च कर सकता था, उसने खर्च कर दिया 2000। 1000 एक्स्ट्रा खर्च किया है, मतलब इसको 1000 का एक तरीके से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है,
अब इंडिया को 1500 की लिमिट मिली थी लेकिन इंडिया ने सिर्फ 800 खर्च की, तो इंडिया अभी क्या कर सकती है, 700 यूनिट्स किसी से भी ले सकती है, क्योटो यूनिट्स। जर्मनी 1000 खर्च करना था, उसने 700, इसने भी 700 खर्च किया, तो ये कितनी ले सकती है, 300। तो अब होगा ये जो 1000, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो वो इतने यूनिट्स या तो इंडिया को दे सकता है या तो जर्मनी को दे सकता है। तो वो क्या करता है, मान लो मैंने 1000 में से 700 इंडिया को दिला दिए और 300 जर्मनी को, ठीक है। तो अब समझना, ये जो फर्स्ट सिस्टम है, ठीक है, ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, ठीक। फिर से समझते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CDM, और इसको हम लोग बोलेंगे JI। फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। US क्या था, एक डेवलप्ड नेशन था, ये डेवलप्ड है। जर्मनी भी क्या है, डेवलप्ड है। इंडिया क्या है, डेवलपिंग है, ठीक है, ये डेवलपिंग नेशन है, ठीक। अब इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो देखो US को 1000 खर्च करना था लेकिन उसने कर दिया 2000, तो इसने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स खर्च की, 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स खर्च की इसने। इंडिया को करना था 1500 लेकिन उसने सिर्फ 800 खर्च किया, तो उसको अब 700 यूनिट्स वो ले सकता है किसी से। जर्मनी भी 1000 खर्च कर सकती थी लेकिन फिर से उसने 700 ही खर्च की, कम, तो 300 ले सकती है। तो अमेरिका अपनी 1000 यूनिट्स, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो वो किसी दूसरे दो नेशन से मान लो उधार ले रहा है, लेना पड़ेगा, ये क्योटो बोल रहा था ऐसे। तो 1700 लेता है इंडिया से, 300 लेता है जर्मनी से। अब यहां कॉन्सेप्ट ये आता है, अगर एक डेवलप्ड नेशन एक दूसरे डेवलप्ड नेशन से लेगा, ठीक है, ये जो 300 मिल रहा है इसको, ये 300 के बदले क्या देगा वो बताऊंगा, लेकिन ये 300 यूनिट्स जो ट्रांजैक्शन यूएस और जर्मनी के बीच में हो रहा है, ये दो डेवलप्ड नेशन के बीच में, इसको बोलेंगे JI, ठीक है। और जो एक डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच में होगा उसे बोलेंगे CDM। अब चलो मैं बोल रहा हूं, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं। JI का मतलब होता है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। JI का मतलब क्या है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, और CDM का मतलब क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, JI मतलब जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा ना तो जल्दी से मेरे को डाउट करके भेज देना, मेरे पास सारे डाउट्स आ ही रहे हैं, ठीक। तो अगली क्लास जो होगी वो डाउट पे बन जाएगी। तो ये है पूरी कार्बन ट्रेडिंग, इस तरीके से ट्रेड किया जाएगा। अच्छा, एक चीज बच गई है, ट्रांजैक्शन किस तरीके से करेंगे। मान लो इंडिया को 700 यूनिट्स मिल रही हैं अमेरिका से, तो वो 700 यूनिट्स के बदले, जैसे मान लो मैं बोलता हूं, अभी ये क्योटो में डिसाइड नहीं हुआ था, एक यूनिट का मतलब है 1 लाख रुपए, तो 700 यूनिट्स का मतलब होगा 700 इंटू 7 लाख रुपीज। तो वो डिसाइड करना बचा है, उसी को डिसीजन करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट तक पहुंचे थे, ठीक है। तो इंडिया में वो या तो वो रुपए दे सकती है इंडिया को, या तो उतने ही रुपयों का इंडिया में, जैसे मान लो सोलर प्लांट लगा दिया, विंड प्लांट लगा दिया, विंड मिल्स वाला, जिससे कि उतनी ऊर्जा बना पाए कि इंडिया वो ऊर्जा कहीं, थर्मल पावर प्लांट जो होता है ना, जिसमें उसमें तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, उससे उसको वो ऊर्जा ना लेनी पड़े, एनर्जी ना लेनी पड़े, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इंडिया अगर थर्मल पावर प्लांट से मान लो 100 मेगावाट बनाती थी, उसकी जगह अगर अमेरिका उसको 100 मेगावाट का वो बना के देती है, उतने ही खर्चे में, जितना उतना ही खर्चा करना है जितना इसने कम, जितना वो यूनिट खरीद रहा है इससे, तो गैसेस बचेंगी, क्योंकि उसके बदले की जो गैसेस होंगी वो तो अमेरिका ने यूज कर ली होंगी, उसने एमिशन कर दिया। तो एक सिस्टम था जो क्योटो में डिसाइड किया गया, इसी को बोला गया कार्बन ट्रेडिंग। तो आपको कार्बन ट्रेडिंग समझना है, एक अच्छा सिस्टम है, समझ में आएगा कि भाई कुछ बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट है, अब हम लोग आ जाते हैं सीधा जल्दी से पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। अब पता है, देखो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में सोचा गया कि चलो बहुत जल्दी रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए 2012 तक इतना सोच लिए थे, लेकिन हुआ ऐसा 2006, 8, 12 में जब बैठे तो भी ये काम नहीं हुआ, इसलिए दोबारा सबको बुला के 2016 में पेरिस एग्रीमेंट कराया। बहुत सारी मीटिंग हुई लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा था कि करेंगे क्या, क्योटो की यूनिट का क्या होगा, तो ये सब कुछ पता नहीं चल रहा था। तो 2016 में पेरिस एग्रीमेंट आया। इसका मेन क्या था, कार्बन ट्रेडिंग को और अच्छे से क्लियरिफाई करना, कितना मिलेगा, कौन देगा, कौन लेगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हो क्या गया, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। 2001 में 178 कंट्रीज ने ज्वाइन किया, किसको, UNFCCC को, ठीक है। और 2004 में रशिया ने भी ज्वाइन किया। ये बहुत अच्छा मतलब चल रहा था कि भाई बड़े बड़े नेशंस, रशिया भी आ गया अब, पर अमेरिका नहीं था,
इस वजह से 2011 में कनाडा छोड़ देता है। ठीक है, कनाडा यूएनएफसीसी को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? उसका बोलना ये था, जैसे सी फॉर चाइना, ए फॉर अमेरिका, ये दो कारण थे उसके। चाइना इस वजह से कि उन्होंने बोला कि अभी इस टाइम पे अगर देखोगे 2010-11 के टाइम पे, तो सबसे ज्यादा जो एमिशन कर रहा है वो चाइना है, लेकिन उसको तुमने किस में रखा है? एनेक्सर सेकंड, डेवलपिंग नेशन में। वो दे कुछ नहीं रहा है, वो फायदा लेगा। ठीक है, और जो अमेरिका है, अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका आ ही नहीं रहा है। क्यों अमेरिका नहीं आ रहा? क्योंकि अमेरिका में जो भी पार्टीज आ रही हैं, रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं, वो इन सब चीजों को मानते नहीं है। ठीक, तो अब पेरिस एग्रीमेंट हुआ। पेरिस एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट चीजें देखो क्या है, इसका एम क्या है? 55% ग्लोबल एमिशन को खत्म कर देना है। मतलब हमारा जो ग्लोबल एमिशन है, जैसे मान लो अगर हम लोग 100 केजी, एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा वर्ल्ड मिलके एक साल में 100 केजी कार्बन कंपाउंड्स एनवायरमेंट में देता है, तो ये बोलता है, इसका एम है पेरिस एग्रीमेंट का कि हम 55% कम कर देंगे। और अब कितना करेंगे? सिर्फ 45। ठीक है, सिर्फ 45 केजी का एमिशन होना चाहिए। अगर 100 पहले होता था तो अब 45 केजी होगा। तो 55% आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड जो भी नेशंस हैं, डिसाइड करना था ना कितना क्या देंगे, एक फंड बनना चाहिए। तो वो जो डेवलप्ड नेशन है वो मिल के यूएस डॉलर्स कितना हर साल 100 बिलियन का ये लेके आना है आपको। आपको हर साल कितना देना है? 100 बिलियन यूएस डॉलर्स देने हैं। किनको? 2020 तक डेवलपिंग नेशंस को, जिससे कि वो लगातार काम कर पाए, और वो जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें क्या, ग्रीन सोर्सेज, मतलब जिससे पोल्यूशन नहीं होता, उसको इक्विप कर पाए। ठीक है, तो ये इनका एम था। ऐसे ही पेरिस एग्रीमेंट में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वो ये बोलता है कि इंडिया में अगर 4 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा वार्मिंग हो गई ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर अगर एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो साउथ तमिलनाडु साइड, वेस्ट कोस्ट, जैसे अभी मुंबई और ये, ठीक है, तो यहां पर क्या होंगी? फ्लड और ड्रॉट आएंगे। दिख रहा है हमको तमिलनाडु में, ठीक है, मुंबई में, हर जगह फ्लड ड्रॉट। ये क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी इंडिया के लिए। अब आपको ये चीज देखनी है कि पेरिस एग्रीमेंट में ये 2 डिग्री सेल्सियस वाली बात क्या है। तो पेरिस एग्रीमेंट में बोला था, मैं ग्राफ से बता रहा हूं आपको, कि ग्लोबल एनुअल जो टेम्परेचर है, मान लो वो ये है x। कब? 1990 नहीं, इंडस्ट्रियल टाइम पे ना, ये बोला ना प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब, उससे पहले। तो मैं क्या कर देता हूं, 1750 लिख देता हूं, चलो। तो वहां पर अगर टेम्परेचर क्या था? x। ये क्या टेम्परेचर है? ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर है। तो हम, इनका एम है हम कितना टेम्परेचर कर ले? x+2 इसकी लिमिट में लाना है। मतलब अभी हमारा एवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ग्लोबल, उसको हमको ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर को क्या करना है? इस लेवल पे लेके आना है कि जो 1750 में लेवल था टेम्परेचर का, ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर, उससे 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले जाओ, उसके अंडर में आना है हमको। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखी गई, अगर पेरिस एग्रीमेंट कहीं पढ़ेंगे तो, पर इसको समझ लो अच्छे से। प्री इंडस्ट्रियल टाइम 1750 के टाइम पे अगर ये ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर है, अब मैं एग्जांपल दे दूं, ये 25 डिग्री सेल्सियस है अगर, तो हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस पे अपना मार्क बनाएंगे, और जो अभी अगर 31 या 30 चल रहा है, इसको गिरा के 27 के अंडर में लेके आना है। ये एग्जांपल बताया हूं मैं। ठीक है, तो ये एम है टेम्परेचर वाला, ये एम है क्या? ग्लोबल एमिशन वाला, मतलब कितना कार्बन एमिशन कर रहे हो। तो ये आपके एम्स हैं, ये मैं लिख दिया हूं आपको। कोप 21, कोप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर आपको कुछ लिखना होगा तो बैक करके, पॉज करके लिखते जाएंगे। ठीक है, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये कौन सी? 21, वो भी किसकी? यूएनएफसीसीसी की। अब यूएनएफसीसी जैसे पता चल गया था 1992 में, मतलब ये सब बातें हुई, पेपर बनना चालू हुआ, तो 1995 में यूएनएफसीसी वर्केबल मतलब काम करना चालू कर दिया था। ठीक है, और इसकी पहली मीटिंग कहां हुई थी? बर्लिन में, जिसको क्या बोला? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट। तो यूएनएफसीसी की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्लिन में। ऐसे ही ये 21वीं कॉन्फ्रेंस है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, अभी जैसे हाल ही में जो हुआ है मैड्रिड में, वो 24th है। 24th 25th आपको फिर ये याद करने पड़ेंगे, जो कि अगली क्लास में, जैसे हम करंट अफेयर क्लास हो जाएगी, डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे अगली वाली, तो आपको जो भी डाउट है इन्वायरमेंट में, जितना भी अभी तक पढ़ाया हुआ है,
वो पूरी चीजें जो डाउट्स कुछ मेरे पास आ चुके हैं, 3 से 4 डाउट्स हैं लोगों के, ठीक है, और अभी इसमें से भी अगर डाउट उठता है तो वो भी जल्दी से जल्दी भिजवा देना मेरे पास, क्योंकि एक दिन का ब्रेक लेके जो अगली क्लास आएगी वो इससे रिलेटेड मैड्रिड का पूरा पढ़ने वाले हैं, COP 24-25 पढ़ने वाले हैं हम लोग, और आगे कहाँ होने वाली है ये पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगली कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी ये पढ़ना है हमको, और तुम्हारे डाउट्स, ठीक है। तो चलो इतना हो गया है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ, अब हमें क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा अपना इंफॉर्मेशन ले लो, ये एक सिड वाला भी देख लो, नहीं है इंपॉर्टेंट लेकिन तब भी देखो, कभी अगर आ गया तो देख लेना। सिड्स क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में ना ये लोग अपना एक अलग गैंग बना के आए थे, ठीक है। सिड्स है क्या, सिड्स ये बोलता है कि सर मैं इतनी सी जगह में रहता हूं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग फैल रहे हैं, और ऊपर से जो आप लोग इतना ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो, हमारी क्या गलती, हम तो छोटे से आइलैंड्स हैं, ठीक है। हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं हम लोग तो, ठीक है, चारों तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं। तो आप जो कितना ग्लोबल एमिशन कर रहे हो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आइस कैप्स जो पोलर रीजन में जो आइस कैप्स है वो पिघल रही है। पिघलने की वजह से हर 100 साल में जैसे बोले ना 7 से 8 इंच उठ जाता है पानी का लेवल, तो ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड एरिया कम हो रहा है, पानी इनके यहां घुस गया है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इनको रहने के लिए एरिया कम मिल रहा है, तो बोल रहे हैं कि ऐसा टाइम आएगा कि तो डूब जाएंगे हम लोग, हमारे पास रहने के लिए जगह ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिड्स क्या है, स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स। मैंने आपको बोला डेवलप्ड बोल दिया एनेक्चर 1 में, डेवलपिंग बोल दिया एनेक्चर 2 में। सिड्स एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, सिड्स एक अलग कैटेगरी है जिसमें स्मॉल ऐसे छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे मालदीव्स, फिजी, सोलोमन, ठीक है, ये सबको मिला के क्या बोलते हैं, सिड्स। इन लोगों ने आवाज उठाई थी वहां पर कि भाई करो, अमेरिका नहीं कर रहा, अभी ट्रंप ने मना कर दिया कि नहीं करेंगे, ठीक है। और वही तो बोल रहे हैं, वही तो अपना पूरा बोलते हैं ना कि एक आर्टिकल, एक वर्ड लेके चल रहा है कि तुम मेरे को वापस प्रेसिडेंट बना दो, मैं वो काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि कार्बन एमिशन अगर होगा मतलब इंडस्ट्रीज चलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इतने सब के सब प्रॉब्लम में है। और अगर वो अपना कार्बन डेटिंग मतलब ये कार्बन एमिशन को रोकेंगे, मतलब फैक्ट्रीज बंद करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और वहां कंडीशन पहले से ही कोरोना वायरस की वजह से खराब है, तो दिक्कत है, ठीक है। इसलिए लोग शायद सपोर्ट कर दें, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब देखो इंडिया की कंडीशन एक बार देख लो। इंडिया ने जब 2016 में पेरिस एग्रीमेंट में ये सब देखा और उसको पता है कि डेवलपिंग नेशन को रुपए मिलने वाले हैं, तो इंडिया और चाइना बहुत कूद के पहुंचे, और पहुंचने के बाद एमिशन के लिए इंडिया ने बहुत बड़ी एक क्या कर दिया, एक डिक्लेरेशन कर दी। G20 समिट हुआ था 2016 में, वहां इंडिया ने डिक्लेरेशन की कि हम लोग ना 33 से 35% 2030 तक 33 से 35% जो कार्बन है हम उसको रिड्यूस कर देंगे। हम क्या रिड्यूस कर देंगे कि अगर हम आज के टाइम पे 2005 में कि 2005 में अगर हम लोग 100 kg कार्बन को एनवायरमेंट में भेजते थे, तो 2030 तक हम लोग सिर्फ कितना भेजेंगे, उसका 35% कम कर लेंगे, मतलब 65 से 67% ही, 65 से 67 kg ही हम लोग कार्बन को एनवायरमेंट में भेजेंगे। ऐसा डिक्लेरेशन किया। दूसरा डिक्लेरेशन क्या किया कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है हमारी, हम वो नॉन फॉसल फ्यूल एनर्जी बेस्ड रखेंगे, मतलब कोल, पेट्रोलियम ये सब जला के एनर्जी क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर सीधा टारगेट कि हम वो बंद करेंगे, ठीक है, जहां से पोल्यूशन होता है वो हम कम करेंगे। और हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, हमारी 40% बढ़ जाएगी। कि अगर हम लोग 100 मेगावाट बनाते हैं तो हम लोग ना अब 140 मेगावाट पे आ जाएंगे, ठीक है, तो पोल्यूशन कम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको रुपए देने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत बड़ी डिमांड की उन्होंने फिर कि ये G20 समिट में आप हमें इतना रुपए दे दो। किस बिना पे उसने ये रुपए मांगे, इंडिया क्यों मांग रहा है वो रुपए, क्योंकि ये पेरिस एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि आपको ना 100 बिलियन पर ईयर सारे के सारे डेवलप नेशन एक फंड बनाएंगे, उसमें रुपए डालेंगे और उसमें से डेवलपिंग नेशन को हर साल कुछ अमाउंट मिलेगा। तो इंडिया को कुछ था 10 मिलियन का, जिसमें से अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 मिलियन मिला, तो मिल नहीं पाया था रुपए पूरा। इसीलिए तो जाके मैड्रिड में बैठ के वो लोग चिल्लाए हैं, इंडिया और चाइना दोनों वाले, कि आप लोग तो बोलते थे, वादे कर दिए थे कि दोगे इतना रुपए, 10 मिलियन इंडिया के लिए हक में आया हर साल 10 मिलियन, पर आप तो सिर्फ 2 मिलियन दिए हो, तो काम तो आपको हो नहीं पा रहा, आप सिर्फ बोल रहे हो। तो इस वजह से ये एक रीजन था वहां पे जो फेल हुआ है, ये जो 2019 में जो फेल हुआ है ना, ये जो समिट मैड्रिड वाली, वो इसका एक रीजन बता दिया हूं मैं, जो कि कल की क्लास में और अच्छे से बताऊंगा। तो चलो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है,
ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको समझने के लिए पढ़ो, ठीक है, और कोशिश करना बार बार रिवाइज करो, और इसके ना हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो, हर एक पॉइंट का रीजन आपको पता होना चाहिए, तो अगली क्लास आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और ये इन्वायरमेंट का लेक्चर जैसे ये 5th हो गया है, ठीक है, अब इस लेक्चर 5th के बाद अब आप लोगों का कहना होगा कि जैसे सर फर्स्ट टॉपिक जैसे बायोडायवर्सिटी था, बायोडायवर्सिटी पे नहीं आ रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो देखो मैं आपको बोल रहा हूं 8 से 9 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं वो 7 लेक्चर की सीरीज है। इन 7 लेक्चर्स में मैं 7 क्वेश्चंस क्लियर कर रहा हूं, 6 to 7 क्वेश्चंस। ये जैसी खत्म हो जाएगा ना, देखो उसके 2 फायदे हैं, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपके 6 से 7 क्वेश्चन कंफर्म होंगे इतने ही लेक्चर्स में से, 6-7 लेक्चर्स में से, ठीक है। और उसके बाद में ये जब आपका पूरा बेस क्रिएट हो जाएगा ना, तो अब मैं आपको बायोडायवर्सिटी, मुझे अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि बायोडायवर्सिटी कब स्टार्ट हुआ, फिर मैं 1992 की आपकी कॉन्फ्रेंसेस बताऊं, फिर इंडिया ने कब 2002 में लिया, तो ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से एकदम मक्खन की तरह पूरी क्लासेस चलेंगी। तो इसलिए इन 7 लेक्चर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा टाइम इन 7 लेक्चर्स में लगने वाला है, मेरे को पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी, इसको टाइम दीजिए। उसके बाद फिर तो क्लासेस बहुत अच्छे से चलने वाली हैं। इन बायोडायवर्सिटी कुछ नहीं है, ठीक है, वो मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस बहुत अच्छे से उसमें पूरा निकल जाएंगी, सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज वो मैप के थ्रू मैं आपको याद कराऊंगा, उसके लिए ट्रिक्स प्रिपेयर कर ही रहा हूं, जैसी बन जाएंगी ना तो मैं आपको बायो रिजर्व, नेशनल पार्क वो सारी देने वाला हूं मैं, ठीक है। और कुछ अगर सपोर्ट अगर होते हैं चाहिए आपको, या फिर कोई डाउट्स हैं, तो वो आपको अजय सर को डायरेक्ट मैसेज करेंगे, सारे मैसेजेस मेरे तक आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।